विज्ञान के पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही यहाँ पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन भी दिया जाएगा इसी वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आपको पूरा सॉल्यूशन इस पेपर का कराया जाएगा और साथ ही पूरा पेपर यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर विज्ञान का पेपर कक्षा 10वीं वालों का यहाँ पर आप देख लीजिए। साथ ही दोस्तों आपका जो विज्ञान का पेपर है वो आपका यहाँ पर 75 नंबर का रहने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विषय विज्ञान कक्षा 10वीं और त्रैमासिक परीक्षा 2024-25। साथ ही आपको यहाँ पर 3 घंटे का समय देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर विज्ञान का पेपर होने वाला है स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। आपका जो पहला प्रश्न आपका 6 नंबर का रहेगा। और यदि आपने अभी तक चैनल का बटन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प है, इसमें आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। जिसमें पहला सही विकल्प रहेगा निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें आपको यह बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। उबलते पानी से जलभाष्प बनना, एलपीजी के दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो इसका आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर आपको एलपीजी का दहन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले सही विकल्प का। तो जल्दी से याद करते जाइए क्योंकि आपका यहाँ पर कल पेपर होने वाला है विज्ञान का त्रैमासिक एग्जाम। इसके बाद दूसरा है आपका जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है विटामिन और मिनरल, एंजाइम, हार्मोन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर यानी सही आंसर वो आपका एंजाइम हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। जल्दी से याद कर लीजिए। इसके बाद चौथा, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। एस्टेक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पर आप देख लीजिए ऑक्जेलिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर है दोस्तों आपका पांचवा, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, छाया कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा स्पेक्ट्रम कहते हैं। साथ ही दोस्तों अब आता है आपका छठवां, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, और घास, मछली, बकरी। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा घास, बकरी, मानव। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। आप साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर ही आपको यहाँ पर संपूर्ण चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन कर लें। इसके बाद है आपके खालिस्तान दोस्तों आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। जिसमें आपका दोस्तों पहला खालिस्तान, हमारे शरीर की कोशिकाएं स्तर पर भोजन का दहन डॉन कहलाता है। तो इसमें आपका यहाँ पर मंद दहन हो जाएगा, यानी हमारे शरीर की कोशिकाएं स्तर पर भोजन का दहन मंद दहन कहलाता है। इसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा, अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा पेप्सिन। तो यहाँ पर दूसरे खालिस्तान में हो जाएगा पेप्सिन। और इसके बाद है आपका तीसरा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर आधी होती है। और इसके बाद है दोस्तों चौथा, प्रिज्म द्वारा डॉट रंग की प्रकाश किरणों का विचलन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर बैगनी किरण का विचलन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी आपको पेपर में लिख के रखा ताकि आपको कोई दिक्कत न जाए। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम डॉट है। तो इसमें आपको बेकिंग सोडा लिखना है, बेकिंग सोडा। फिर है दोस्तों आपका यहाँ पर ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन कौन सा है। तो इसमें आपका CFC हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। स्पष्ट तरीके से याद ही करते जाइएगा क्योंकि आपके पास जो समय है वो ज़्यादा शेष नहीं है। इसके बाद है दोस्तों आपकी यहाँ पर सही जोड़ी 6 नंबर की सही जोड़ी है। तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी का है, जिसमें पहली सही जोड़ी अवतल लेंस की क्षमता। तो इसका हो आपकी अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगा यहाँ पर ऋणात्मक। फिर आपका समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का हो जाएगा चेहरे देखने के लिए
आकाश का नीला रंग, इसका हो जाएगा प्रकीर्णन। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसका हो जाएगा इंद्रधनुष। और नेत्र दोष, तो इसका हो जाएगा आपका कम प्रकाश में धुंधला दिखना। तारों का टिमटिमाना, तो इसका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य, तो इसे भी आप देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य आते हैं, जिसमें पहला है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका संक्षारण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आप देख लें। यहाँ पर दूसरा प्रश्न, भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना मुंह से शुरू होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भोजन का पाचन आहार नली के मुंह से शुरू होता है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा एक शब्द एक वाक्य, तीसरा एक शब्द वाक्य है आपका, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा एवं अवधृत बड़ा प्रतिबिंब बना सके। इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर अवतल दर्पण। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5.67 से कम। इसके बाद है आपका पांचवा, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना है यहाँ पर आजीव निम्न करणीय। इसके बाद है आपका छठवां, मछली के हृदय को कितने कक्ष में, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो यहाँ पर 2 कक्ष होते हैं। इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके 70 शब्द, जिसमें पहला है बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट रॉन्ग आंसर है, यानी असत्य कथन है। फिर आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे में ग्लाइज काय में पूर्ण होती है। तो ये आपका सत्य है। फिर संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियां तक पहुंचाती हैं। तो ये आपका सत्य है। फिर लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। तो ये आपका सत्य है। फिर जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक अपचायक कहलाते हैं। तो ये आपका सत्य है। फिर मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपके 70 सत्य भी हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके प्रश्न छठवां। तो जो आपका दोस्तों प्रश्न छठवां रहेगा वो आपका 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऊष्मा सूची अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, देख लीजिए। आपको हम सॉल्यूशन भी बताते जाते हैं। तो यहाँ पर रहा आपके प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन। ये आपका प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिससे रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण होता है वह यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आपका ये रहा। तो इसका ये उदाहरण है, यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, जो आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन वो आप देख लें यहाँ पर। ये रहा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आप स्पष्ट तरीके से पढ़ भी सकते हैं। नाइट्रोजन गैस रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। गैस खाद्य पदार्थों के साथ जल्द रिएक्टिव नहीं करती हैं। यह बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणुओं को भी यहाँ पर बढ़ने से रोकती हैं, अतः इसे चिप्स के पैकेटों में भरा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न आप देख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों कहलाता है, क्यों करता है। तो आपको हम केवल एक ही प्रश्न का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को 2 उदाहरण सही समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ये रहा इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्पष्ट तरीके से। आप यहाँ पर स्पष्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। उदासीनीकरण अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और ये इसको उदाहरण है। इसके बाद है दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर। 10वां प्रश्न है, ATP का पूरा नाम, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। तो इसे आपको बताना है। तो यहाँ पर ये रहा आपका पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन। 10वें का पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन पूरा आपको दिख रहे हैं।
एटीपी का पूरा नाम एडिनोसी ट्राइड फास्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। साथ ही यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आता है अब 11वां। तो 11वां प्रश्न आप देख लीजिए। यहाँ पर जो 11वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोग लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर। तो इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अवतल दर्पण के दो उपयोग जल्दी से देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लगाते जाइएगा। दाढ़ी बनाने के लिए टॉर्च से सर्चलाइट वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका यहाँ पर अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका 12वां प्रश्न रहेगा। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में दो अंतर ओजन परत का संचारण क्यों आवश्यक है। तो इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। आपको दो अंतर लिख देना। 2 नंबर का प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लगा लें जल्दी से। इसके बाद है आपका 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न आप देख लीजिए। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर, धमनी और सिरा में दो अंतर। तो इसका भी सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा आपका जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर। तो स्पष्ट तरीके से आप अंतर को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट लगाते जाइए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। इसके बाद है दोस्तों आपका 14वां प्रश्न है। तो जो 14वां प्रश्न है, श्वसन को उसमें छिपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका 14वां जो प्रश्न है उसका भी आप सॉल्यूशन देख लें। ये रहा जो आपका 14वां प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए जल्दी से। इसके बाद है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 15वां। तो 15वां आप यहाँ पर देख लीजिए। 15वां है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। साबुन और अपमार्जक में कोई दो अंतर। तो 15वां का भी आपको सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पर। जो 15वां है माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा आपका 15वें का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर कार्बनिक यौग जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 16वां, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए जल्दी से। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये रहा आपका 16वां प्रश्न का सॉल्यूशन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्राहक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका 7वां प्रश्न आता है। तो 7वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7वां प्रश्न है। तो जो 7वां प्रश्न है वो है आपका उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता 2.d है। इसके बाद आपका अथवा उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता 2.0d है। कोई डॉक्टर +1.5d क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। संतुलित 18वां संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों हो जाता है। फिर अब 19वां, निम्न अभिक्रिया में उपचायित और अपचायित पदार्थों के नाम लिखिए। और इसके बाद आपका 20वां प्रश्न है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र। अम्लीय वर्षा क्या होता है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। और इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 22वां, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, इसका महत्व बताइए। मानव हृदय के आलिंद एवं निलय में रक्त के परिसंचरण की प्रक्रिया को लिखिए। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। तारे टिमटिमाते परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। तो ये दोस्तों आपके कुछ 4 नंबर की प्रश्न आने वाले पेपर में, तो जल्दी से पूरी पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करें। अगली वीडियो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।